हाँ जी बच्चे, तो कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिए थे। सभी लोग एनसीईआरटी पढ़े थे? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी से। एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी के डीएनए रेप्लिकेशन जो पढ़े हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, जल्दी से माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिनको प्रॉब्लम है वो माइक ऑन करके डायरेक्ट बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ते हैं, समझे? इसका मतलब आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ते। मैंने जगह लिखा एनसीईआरटी पेज नंबर 106 पर, हेडिंग नंबर 6.4.2 में का फर्स्ट पैरा का लास्ट फोर्थ लाइन, वहां पे एक वर्ड है जो आप लोगों ने नहीं पकड़ पाया, और वो वर्ड जान के मैंने छोड़ा था। देखते हैं कितने लोग जाग के पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन पता चला सब सो के पढ़ते हैं। वहां एक वर्ड लिखा होगा, आप देखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। इस वर्ड में कितनों को प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा कीजिए। इस वर्ड में कितनों को प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा कीजिए। नो प्रॉब्लम, वाह गजब। फिर जो मैंने क्लास में लिखा था, याद होगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट पहले लिखो बाद लिखो, बात बराबर है। ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों सेम चीज तो नहीं है यार, ये दोनों सेम चीज तो नहीं है, यह कंफर्म है। अब बोलो कितनों को प्रॉब्लम है? अब बोलो। इधर 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 सभी लोग देखो, मैंने नोट्स में क्या लिखवाया है, मतलब मैंने इसे क्लास में बोला है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? नोट्स में तो कुछ और ही लिखा है, और एनसीईआरटी में लिखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्लास मतलब कि बोर्ड में लिखा है, बोर्ड क्लास बोर्ड में, ठीक है? नोट्स में क्या लिखा है सुनिए। नोट्स में लिखा है, नोट्स में लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट लाइन बता देता हूँ नोट्स का। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐसा लिखा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, हाँ ऐसा लिखा है। हियर न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे लिखा है, हियर न्यूक्लियोटाइड्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, ऐसा लिखा है, इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है ऐसे, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? तो अब बोलिए कितने लोगों को प्रॉब्लम है? अब बोलिए, तीनों जगह तीन बातें है ना, और ये क्वेश्चन आ चुका है, और जब आएगा ना तो ऐसे ही आप कंफ्यूज होके गलत होइएगा, ये सही है। हम लोग आम भाषा में कई बार ऐसा लिखते रहते हैं, टेक्निकली गलत है ये सब। बताता हूँ अंतर क्या है इन सब में, इन सब में अंतर है, सेम नहीं है सब चीज। आइए अब आपको हम समझाते हैं, यही सही है जो एनसीईआरटी में लिखा है।
हम लोग आम भाषा में ऐसा बोल देते हैं, सब बिल्कुल गलत है, टेक्निकली ये सब कहना गलत है। मैं भी लिखता आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कुछ लोग जागते होंगे तो वो बोलेंगे, टोकेंगे, किसी ने नहीं टोका। मैंने सोचा तो चलो अब खत्म हो गया, अब मैं ही टोक देता हूँ एक बार। अब बोलो समझ में आ रहा है, तीनों चीजें अलग अलग है, ये दोनों सेम चीज है और ये अलग है और सही यही है। आओ समझाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, हो गया हो गया हो गया। एनसीईआरटी में ये लिखा है, एस लिखा है एनसीईआरटी में, एस लिखा है एस, ठीक है, सही यही है। आओ समझाते हैं। जब आपने बात कर लिया डीऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड, अगर आपने टाइड वर्ड बोल दिया, एक फॉस्फेट ऑलरेडी आ गया उसमें, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद ही ना बनता है न्यूक्लियोटाइड जी, पता है कि नहीं? ये तो पता है सभी को। तो जब आपने टाइड वर्ड यूज कर लिया तो अंडरस्टूड है कि एक फॉस्फेट तो आपने यूज कर लिया। कितना को समझ में आ रहा है आंसर रखिए। जब आपने टाइड वर्ड बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि एक फॉस्फेट के बारे में तो आपने बोल ही दिया, ठीक है। तो अगर आप दो फॉस्फेट और जोड़ के ही बात करना चाह रहे हो, आप दो फॉस्फेट और जोड़ के बात करना चाह रहे हो, तो आप ये बोलो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। अच्छा, अगर आपने शुगर लिया है डीऑक्सीराइबोज तो आगे लगा देना वर्ड डीऑक्सीराइबो, बस आगे वर्ड लगा देना भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये मैटर और ये मैटर एक चीज है। कितनों को समझ में आ गया कि ये दोनों एक चीज है? कितनों को समझ में आ गया ये दोनों एक चीज है? समझ में आ गया? क्योंकि जब आपने बात कर लिया, देखो इस दोनों को जब आप जोड़ोगे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इस दोनों को जोड़ोगे तो एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और अगर उसके साथ आप दो फॉस्फेट और जोड़ दोगे, अगर उसके साथ आप दो फॉस्फेट और जोड़ोगे, लो दो फॉस्फेट और जोड़ दोगे, ठीक है, दो फॉस्फेट और जोड़ दोगे, तब जाके बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। क्या आप इसी को ऐसा बोल सकते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? हाँ, शुगर आप ले रहे हो ना भाई डीऑक्सी राइबोज, तो आगे वर्ड लगा दो ना यहाँ पे बस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड तीन फॉस्फेट। तो इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसी बात को ऐसे बोल सकते हो। या इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट के साथ जुड़ा तो बना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और दो फॉस्फेट और जुड़ा तो हम बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। ये भी टेक्निकली सही है, ये भी टेक्निकली सही है, इनफैक्ट ये दोनों एक ही बात। ये बातें गलत और ये भी गलत। तो आप यहां क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड कम्स इन फॉर्म ऑफ, अच्छा सुनेगा यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना कि न्यूक्लियोटाइड्स कम इन फॉर्म्स ऑफ ट्राइफॉस्फेट, तो इसका मतलब आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, नहीं ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखो आप, न्यूक्लियोसाइड कम्स इन फॉर्म ऑफ, क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड कम्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। तब जाके अंडरस्टूड है कि नाम उसका क्या होगा, तब जाके अंडरस्टूड है कि उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन एडिनैलिक ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, ऐसे ही गुआनैलिक सैटिडेलिक एसिड एंड यहाँ लास्ट में थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आगे जो डीऑक्सी लगा है तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को, लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि न्यूक्लियोसाइड कम्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, टेक्निकली यही सही है। अच्छा, ऐसा कहना तो बिल्कुल ही गलत है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब आप समझ रहे हो, ओवरऑल 4 फॉस्फेट हो गया। बोलो कैसे, एक फॉस्फेट तो इसी में दिख रहा है और 3 फॉस्फेट यहाँ दिख रहा है,
तो 4 फॉस्फेट हो गया ना भाई, बोलो बात सही है कि नहीं, बोलो, या तो 4 फॉस्फेट हो गया ना। और क्या 4 फॉस्फेट होता है क्या, जो आता है नहीं ना, 4 फॉस्फेट नहीं होता है ना, 3 ही फॉस्फेट होता है। क्या दिक्कत है भाई ज्योति को, आ रही है जा रही है, नेटवर्क एरर है लगता है। चलो वो अपने आप ज्वाइन हो जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो आप अपने लैंग्वेज में इन दोनों बातों को नोट्स में ऐड कर लेंगे, जहां पर ये मैटर है ना, और इसको न्यूक्लियोसाइड कर लेना। न्यूक्लियोसाइड कम्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। टेक्निकली नोट सही होना चाहिए, ठीक है। ज्योति कितना देर पहले तुम मीटिंग से बाहर हो गए थे? सर अभी आउट हो रहे थे, 10 मिनट पहले आ जा रहे थे, वो नेटवर्क ये प्रॉब्लम पूरा था। बात समझ में आया? थोड़ा सा बीच में कट गया था, वो ऊपर में देखे थे वहां से डाइफॉस्फेट तक। तो कोई बात नहीं है, ये 15 मिनट का वीडियो है, 15 नहीं 10 मिनट का आसपास का है, एक बार देख लेना, ठीक, ठीक है, देख लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेना ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक ये, है। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो आप अपने नोट्स में भी सही कर लेंगे, और जब भी क्वेश्चन में पूछे तो देखना बोला क्या। अगर न्यूक्लियोटाइड बोलोगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलोगे तो डाइफॉस्फेट वर्ड वर्ड यूज करना। और अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बोलोगे तो आप ट्राइफॉस्फेट वर्ड यूज करना। और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कि कौन सा मोनोमर आके पॉलीमर का पार्ट बनेगा। तो जो आता है रॉ मटेरियल के तौर पे उसकी बातें चल रही है, समझ रहे हो, जो आता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में बातें उसकी चल रही है। अदरवाइज जब जुड़ जाता है तो उसमें तो वही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वहां पे मोनो डाई फाई कुछ वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। टाइड मतलब एक फॉस्फेट उसमें है ही है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात चल रही है, जो एज अ रॉ मटेरियल मोनोमर बन के आता है उसका पॉलीमर का। रॉ मटेरियल मतलब उसमें जो जुड़ने वाला है, जुड़ा नहीं है, जुड़ने वाला है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। तो डीएनए का जो कच्चा माल है वो कौन है, या तो आप बोलो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, या तो बोलो आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। एंड इसी के पास क्या होता है, डुअल नेचर, डुअल रोल। ये बोलो या ये बोलो, हैव डुअल रोल, याद आया, डुअल रोल। और वो दोनों रोल याद आ गया, एक्ट एज, बोलो, एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर डीएनए स्ट्रैंड। और एक रोल क्या था, प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर formation of hydrogen bond that is base pairing and as well as formation of phosphoester bond मतलब चेन कंटिन्यूटी। याद आ गया। तो ये इसी के बारे में बात चल रही थी। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिएगा जिनका छूट गया, ठीक है। दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताने वाला हूँ। ये इसलिए बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। क्या, सुनेगा ध्यान से। जो लोग मेरे से सेल पढ़े हैं या फिर मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड किए होंगे रिकॉर्डेड, तो उनको पता होगा क्रोमोजोम ऐसे नंगा नहीं मिलता है, क्रोमोजोम पैक्ड फॉर्म में मिलता है। और क्रोमोजोम के अंदर होता है वो आप पूरा का पूरा आपका डीएनए, मतलब डीएनए सॉरी डीएनए डीएनए नंगा नहीं होता, क्रोमोजोम के अंदर पैक्ड होता है। अच्छा, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोमोजोम में सेल मेम्ब्रेन होता है। अरे ऐसा मैंने कहाँ बताया, क्रोमोजोम में सेल मेम्ब्रेन होता है ऐसा तो मैंने नहीं बताया। ज्योति का बार बार नेटवर्क एरर हो रहा है, इसको शायद रिकॉर्डेड ही देख लेना चाहिए आज का। होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आई थिंक इसका टाइम वेस्ट होगा, इसको बोल देते हैं, रुक जा। ज्योति तुम्हारा बार बार ये आ रहा है जा रहा है, अगर ज्यादा एरर है ना तो टाइम वेस्ट मत करो, आज का रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। यस सर, अब आउट हाँ हुए अगर तो ज्यादा, हाँ रिकॉर्डेड ज्यादा देख होगा एरर तो चले लेंगे। जाना, रिकॉर्डेड देख लेना आज का, ठीक है ना। चलो हाँ, तो मैं यही बोल रहा था आपसे कि आप मेरा सेल वाले लेक्चर में आप जानते हैं कि जो डीएनए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये देखिए इधर इधर इधर, ये डीएनए जो है, ये डीएनए भले ही हेलिकल मॉलिक्यूल होता है आपको पता है, लेकिन ये डीएनए जो है ना क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड फॉर्म में मिलता है, आपको पता है बात। और वो किस तरीके से पैक्ड फॉर्म में होगा, मैंने आपको बोला है, चारों ओर से ऐसे पेलिकल होता है, पेलिकल याद आया,
इस तरीके से। ये प्रोटीन की कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। कई सारे बच्चों को लगता है कि सेल मेम्ब्रेन है, अरे नहीं यार, ये एक क्रोमेटिड होता है। ऐसे कई दो क्रोमेटिड आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमोसोम के फॉर्म में है। अरे ठीक है, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है ना, तो इसी के अंदर डीएनए का स्ट्रैंड खुल रहा होता है। ये प्रोटीन का कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रोटीन का कवरिंग है, इसको बोलते हैं पेलिकल, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसी के अंदर सारा कुछ चलता है कार्यक्रम। तो इसी के अंदर क्या हुआ होगा वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैंने कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए, खोल दूं? लो, एक ये वाला 3' to 5' वाला था। 1 सेकेंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे था 3', यहाँ पे था 5', नहीं उल्टा हो गया, रुक जाओ। 5', 3', जो हम डायग्राम इनिशियली से लेके चल रहे हैं, 3', 5'। तो मैंने क्या कहा ना कि ये यहाँ पे मान लो ओराई साइड है, तो यहाँ से खुला होगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मान लो जब ये कंप्लीट अनवाइंडिंग हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर से अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हुआ और इधर से अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हुआ, ओराई साइड से कंप्लीट अनवाइंडिंग हो गया। अब मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये फॉर्क है, सुना ध्यान से, ये फॉर्क है और ये यहां से यहां मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो इधर, और ये वाला इधर देखो, ऐसे है ना जी। ऐसे इधर ये भी बना होगा, देखना गौर से। बेसिकली ये खुला है, ये बेसिकली जुड़ा ही रहता है। ये खोला है मैंने क्या, इनिशिएशन पॉइंट से। ओल्डर स्टैंड यहाँ पे जुड़ा ही रहता है, ये बस वो जगह है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। दिस इज इनिशिएशन पॉइंट, है ना। और आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या है, 5' to 3', और इसकी डायरेक्शन भी है इधर से उल्टा, 5' to 3', क्योंकि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल इन नेचर। ठीक है भाई, अब समझना है मेरी बात। यहाँ पर कौन सा एंड है, 5' एंड, यहाँ पे 3' एंड। मैंने क्या कहा, जब डीएनए का नया स्टैंड बना होगा, एक जगह तो कंटिन्यूअस बना होगा और एक जगह डिसकंटिन्यूअस बना होगा, ठीक है। ये ओराई साइड है। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे अगर 5' है तो यहाँ पे कहीं 3' एंड आया होगा कि नहीं आया होगा, और यहाँ पे अगर 3' एंड है तो यहाँ पे कहीं 5' एंड आया होगा कि नहीं आया होगा। ये सब बात मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पे अगर 3' एंड है तो ओराई साइड के यहाँ पे 5' एंड आया होगा कि नहीं आया होगा, और यहाँ पे अगर 5' एंड है, यहाँ पे कहीं 3' एंड आया होगा कि नहीं आया होगा। क्या यही ओराई साइड था, बोलो? क्या हमने यही फर्क को पढ़ा है, बोलो? अरे बोलो, क्या हमने यही फर्क को पढ़ा है? अब समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला एक टेम्पलेट है, ये वाला एक टेम्पलेट, इसके सामने डीएनए का पूरा स्ट्रैंड कंटिन्यूटी में बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसके सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड बना तो है, लेकिन वो टुकड़ों में बना है, ठीक है। ये देखो, टुकड़ों में बना है, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कंटिन्यूटी में किसमें बनेगा, जो टेम्पलेट 3 to 5 रहता है अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग। तो बताओ, इसमें अनवाइंडिंग इधर चल रहा है, इसमें अनवाइंडिंग इधर चला था, और ये ओराई साइड था, इसमें अनवाइंडिंग इधर की तरफ चला था। तो इसमें 3 to 5 कौन है, अनवाइंडिंग के डायरेक्शन में 3 to 5 कौन है, ये वाला। तो इसमें कंटिन्यूटी में इधर बना होगा। ये बात कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है भाई, ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है, ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है। और अनवाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये वाला स्टैंड इधर, पुराना स्टैंड अगर मैं बात करूं, ये वाला स्टैंड अनवाइंडिंग के अकॉर्डिंग 3 to 5 है, और इधर ये वाला 3 to 5 है। कितनों को समझ में आया, हाथ खड़ा करो तो। अतीक, क्या समझ में नहीं आया? सर ये पिंक वाला एरो उल्टा वो लिख नया दिया। है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, वो नया है, वो नया स्टैंड है। लो, तो 3'
5 डैश टू 5 3 डैश टू डैश 3 डैश बनेगा ना। 1 सेकेंड रुक जाओ ना। 5 डैश टू 3 डैश, ये किसका हाथ बार बार आ रहा है अभी। 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है, इसमें 5 डैश टू 3 डैश, अगेन 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है, इधर। अच्छा अच्छा, इसमें एरो बोल रहे हो क्या? इस वाले का एरो गलत है, ठीक है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यूटी में बनेगा लेकिन 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है। अच्छा, इस वाले में डिसकंटिन्यूटी में बनेगा, किधर से? इधर से, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड बन के आपका तैयार हो गया भाई। इसका भी डायरेक्शन मैं लिख दूं, 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश। ये कितनों को समझ में आ गया? ये कितनों को आज मैंने दोनों यहाँ पे फॉर्क को लेकर दिखा दिया। यहाँ पे हम लोग कल से ये वाला फॉर्क स्टडी कर रहे हैं, मतलब 2 दिनों से 3 दिनों से ये वाला फॉर्क स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट सीन नीचे वाले फॉर्क में भी चला होगा। बोलो कितनों को समझ में आ गया ये बात? उसका जस्ट अपोजिट सीन नीचे वाले फॉर्क में भी चला होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ओराई साइट के जहां पर से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे डीएनए का, सॉरी आरएनए का एक छोटा सा प्राइमर बना होगा, पता है ना आपको। यहाँ पे भी आरएनए का छोटा सा एक प्राइमर बना होगा, बिल्कुल बना होगा। यहाँ पे भी आरएनए का एक छोटा सा प्राइमर बना होगा, बिल्कुल बना होगा। और यहाँ पे भी आरएनए का एक छोटा सा प्राइमर बना होगा, बिल्कुल बना होगा। और यहाँ पे एक आरएनए का प्राइमर बना होगा, और यहाँ पे भी आरएनए का प्राइमर बना होगा। याद है सभी को? ठीक है। तो जब ये आरएनए का प्राइमर हटा दिया जाता है, आपको पता है कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2 मिलके। हालांकि मेनली कौन होता है उसमें? डीएनए पॉलीमरेज 1। चलो हटा दिया आरएनए का प्राइमर, हटाओ, हटा दें। हट रहा है, देख लो। प्राइमर हटने के बाद केवल डीएनए बचेगा। लो, सारा प्राइमर हटा दिया, ठीक है, प्राइमर हटा दिया, और हर जगह डीएनए का नया स्ट्रैंड बन गया। ये देखो, ये डीएनए का नया स्ट्रैंड बना है। जहां जहां प्राइमर था वहां डीएनए का नया स्ट्रैंड बन गया। जहां जहां प्राइमर था वहां डीएनए का नया स्ट्रैंड बन गया। जहां जहां डीएनए प्राइमर था वहां पे डीएनए का नया स्ट्रैंड बन गया। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ रखिए जल्दी से। जहां जहां प्राइमर था डीएनए का नया स्ट्रैंड बन गया है, ठीक है। अब समझिएगा एक बात जो मैं बिगिनिंग से नहीं बता रहा था, नहीं तो आप कंफ्यूज होते बार बार, ठीक है। एक बात बिगिनिंग से मैं नहीं बता रहा था, नहीं तो आप भयानक कंफ्यूज हो जाते। क्या? यहाँ वाला जो पार्ट है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला ओल्डर स्ट्रैंड है पूरा का पूरा, ये वाला और ये वाला दोनों, ये ओल्डर स्ट्रैंड है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा एक ओल्डर स्ट्रैंड है ऐसे, ये वाला पूरा का पूरा एक ओल्डर स्ट्रैंड है। वो तो ओराई साइट के मैंने ऐसे ऐसे बनाया है ना। तो जो ओल्डर स्ट्रैंड है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ओराई साइट कितने भी हो, ओराई साइट कितने भी हो, फाइनली जब वो डीएनए के किनारे पर पहुंचेंगे, जहां पर क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट टीलोमेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां पर वो टीलोमेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। क्रोमोसोम का किनारा टीलोमेयर कहलाता है, सेल में बताया मैंने, ठीक है, टीलोमेयर कहलाता है। तो जब वो किनारे पर पहुंचेंगे तो दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड के जो 3 डैश वाले किनारे होंगे, मतलब यहाँ पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर और यहाँ पर। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहां पर की बात कर रहा हूँ? जब ओराई साइट कितने भी हो, फाइनली सब अनवाइंडिंग होकर रेप्लिकेशन करते करते साथ ही साथ जब वो डीएनए के, होल डीएनए के किनारे पर पहुंचेंगे, मतलब टीलोमेयर पर पहुंचेंगे, तो दोनों ही टीलोमेयर के 3 डैश एंड पर, दोनों ही टीलोमेयर के 3 डैश एंड पर जो ओल्डर स्ट्रैंड है उसके सामने डीएनए नहीं बनता है। मतलब यहां पर ये डीएनए नहीं बना होगा। कितनों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ?
कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी ये सब ऐसे जुड़ जाएंगे, डीएनए लैगेज आके जोड़ देगा उसको, जितने भी होंगे सबको जोड़ देगा डीएनए लैगेज, ठीक है, सबको जोड़ देगा डीएनए लैगेज, और ये यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात, लोग आपसे पूछेंगे ऐसा क्या होता है कि जो ये ओल्डर स्ट्रैंड था उसके 3 एंड पर, ये जो 3 एंड है और ये जो 3 एंड है, ओल्डर स्ट्रैंड के 3 एंड पर ऐसा क्या होता है कि किनारे वाले सेगमेंट पर, नए वाले सेगमेंट में, नए स्ट्रैंड में नहीं बन पाता है डीएनए, थोड़ा सा छोटा रह जाता है। तो आप अगर गौर करोगे, नए वाले डीएनए का लंबाई गौर करो, यहां से यहां तक है, ये रहा, यहां से यहां तक है ना जी, और ओल्डर वाले का लंबाई देखो यहां से यहां तक है, इसमें यहां से यहां तक है। तो आप देख पा रहे हो कि नया स्ट्रैंड ओल्डर स्ट्रैंड के तुलना में थोड़ा सा छोटा जा रहा है। आप देख लिए, आप मिटा भी दिया मैंने, ठीक है। अब लोग आपसे पूछेंगे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर डीएनए नहीं बना, नया स्ट्रैंड में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे डीएनए नहीं बना? पता है चक्कर क्या है? वहां आरएनए बना था, प्राइमर हटाने वाले ने हटा तो दिया, सुनना ध्यान से, प्राइमर हटाने वाले ने हटा तो दिया, लेकिन किनारे पर जो प्राइमर लगा था ना, दोनों ही ओल्डर स्ट्रैंड के 3 एंड के सामने जो प्राइमर लगा था हटाने के लिए, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 आया था वहां पर प्राइमर हटाने के लिए, प्राइमर हटा तो दिया, लेकिन वहां पे वो डीएनए का टुकड़ा नहीं बनाया। बोलो क्यों? उसको पता है कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो 5' वाला एंड है ना उसको 3' एंड वाले से जोड़ देता है। इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5' एंड वाला था, उसको 3' एंड से जोड़ दिया, यहाँ पे 5' एंड था, उसको 3' एंड से जोड़ दिया। तो अगर वो यहाँ पे डीएनए बनाता नया मॉलिक्यूल ऐसे, तो ये 5' एंड होता, ये 3' एंड होता। क्या इस 5' एंड को इधर 3' एंड कहीं मिलता? नहीं मिलता। अरे नहीं मिलता। अरे देखो यहाँ पे जब डीएनए का नया मॉलिक्यूल बना तो पीछे वाला 3' एंड था ना ये डीएनए का, उसके साथ उसको डीएनए लाइगेज ने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बोलो यस और नो। अरे जोड़ा ना। ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, ये वाला डीएनए का नया मॉलिक्यूल बना और उसको यहाँ पे ये 5' to 3' ऐसे डीएनए का नया मॉलिक्यूल जो बना होगा 5' to 3' ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो जो ओल्डर मतलब नया डीएनए जो सेगमेंट था उसका ये 3' एंड से इसको जोड़ दिया यहाँ पे ऐसे, ऐसे ही हर जगह जोड़ दिया डीएनए लैगेज ने, ठीक है। जो आप समझ रहे हैं, टेक्निकली आप समझ रहे होंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डीएनए लैगेज जो नया नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, न्यू स्ट्रैंड में जो नया स्ट्रैंड बनेगा छोटा छोटा सा, जहां जहां आरएनए प्राइमर था, हर जगह डीएनए लैगेज क्या करेगा, जो नया बना ना उसका 5' एंड को, जो अभी अभी ओल्डर स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड में बना है छोटा सा सेगमेंट, तो जो नए वाले में 3' एंड बचा हुआ उसके साथ उसको जोड़ देगा डीएनए लैगेज। लेकिन किनारे पर क्या होगा, 3' एंड की अनअवेलेबिलिटी है, देखो ना यहाँ पे इसके साथ 3' एंड कहीं मिलेगा ही नहीं जोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को इधर अगर मान लो ऐसे डीएनए बना देते, मान लो अगर बना देते 5' to 3', तो इसको इधर जोड़ने के लिए कहीं मिला क्या? नहीं ना। जबकि इस वाले को इधर मिल गया ना, 3' एंड जोड़ दिए ना। ऐसे ही यहाँ पे जो डीएनए का नया डीएनए ये बना ना ऐसे 5' to 3', तो इसको भी इससे जोड़ दिए ना, देखो ऐसे जोड़ दिए ना, तो हर जगह मिल जाएगा। लेकिन किनारे पर, दोनों ही जगह किनारे पर 3' की अनअवेलेबिलिटी है, 3' की अनअवेलेबिलिटी है। इसीलिए लास्ट वाले सेगमेंट में आरएनए प्राइमर हट तो जाता है, कहां पर? एकदम डीएनए के दोनों किनारे पर। बाकी जगह जितने भी इनिशिएशन पॉइंट होंगे ना, वो सब सारे फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे डीएनए लैगेज के एक्शन की वजह से, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे, वो सच बात है, लेकिन लास्ट वाले एंड पर जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए कारण क्या बताते हैं, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ 3' एंड। इसीलिए जब नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है तो नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड की थोड़ी सी शॉर्टनिंग पाई जाती है। कल को जब ये डीएनए जाएगा रेप्लिकेशन करने के लिए, कौन? ये पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल जाएगा रेप्लिकेशन करने के लिए, ये वाला स्ट्रैंड से जो डीएनए बनेगा उसका साइज फिर घटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे इससे जो डीएनए बनेगा उसका साइज फिर घटेगा, इससे जो बनेगा उसका भी साइज घटेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई नहीं समझ रहा क्या? अतीक क्या समझ में नहीं आ रहा यार? ये अतीक का नेटवर्क एरर है।
और ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशा समझ में आ रहा है? अतिक मीटिंग से आ रहा है, भाग रहा है, अब क्या बोले हम इसको, रिकॉर्डिंग देखेगा और क्या। सर हाँ बोलो। सर आपका लैग हो रहा है। लैग हो रहा है मेरा? यस सर। अभी भी लैग हो रहा है क्या? सब लोग लिखिए, अगर लैग हो रहा है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, नहीं हो रहा है तो, और प्रॉब्लम हो रहा है तो लिखिए यस। सर पढ़ाते वक्त बीच बीच में होता है लैग। वो तो लिख रहा है, अतिक लिख रहा है नेट खत्म हो गया, उसका अपना प्रॉब्लम है कि नेट खत्म हो गया। मेरा लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए, बीच बीच में। अच्छा कोई बात नहीं है, इस डायग्राम को हम अगले मीटिंग में एक्सप्लेन करते हैं। सर नहीं हो रहा, निशा बोल रही है, कोई बात नहीं है, अगले मीटिंग में फिर से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अगले मीटिंग में इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इस पूरी बात को अगले मीटिंग में हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? चलिए आइए मिलिए अगले मीटिंग में। लैग हो रहा है तो अगले मीटिंग में फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आइए अगले मीटिंग।